ये बहुत बुरी आदत है, बता रहा हूँ मैं आपको। अपने आप को आदी नहीं बनाओ इस चीज़ का। अच्छा जी। वर्चुअल डॉम की वजह से रिएक्ट को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, एस पी ए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन कहने की इसकी एक वजह ये भी है कि भाई इसके अंदर एक ही एच की फ़ाइल होती है। इसका मतलब ये सिंगल पेज है और उसी एक ही एच की फ़ाइल के ऊपर पूरी आपकी ऐप बन रही होती है। वो चाहे 500 पेजेस की ऐप हो या चाहे 5 पेज की ऐप हो, वो पूरी एक ही एच की फ़ाइल में बन रही होती है। कैसे सारे काम हो रहे होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर, किस तरीके से पूरी वर्किंग चल रही होती है। फोल्डर स्ट्रक्चर हमने कल देख लिया था क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले कि भाई कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे भाई कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं रिएक्ट के अंदर। एक क्लोजर लुक है जीएसएक्स का, कि भाई जीएसएक्स का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कल की क्लास में, यानी कि प्रीवियस क्लास में, कि क्या होता है, इसको और डिटेल में देखेंगे आज। और स्टाइलिंग, ये मेन चीज़ें आज हमें देखनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से कहानी। भाई कंपोनेंट मैंने आपको, अच्छा सबसे पहले तो इसको मुझे स्टार्ट करना है, तो सर्वर स्टार्ट करने की क्या कमांड बताई थी? npm run dev। और इससे क्या होता है? npm dev से क्या होगा? कौन सा सर्वर? डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। और मैंने यहाँ आया, मैं लिखा npm run dev। एरर आ गया भाई, क्यों आया? उसी फोल्डर में cmd से किया हुआ है, क्यों आया एरर? ज़रा कोड देखो। नोड मॉड्यूल्स नहीं है। नोड मॉड्यूल्स कैसे आते हैं? npm, कल भी सेम मसला आया था, मैंने बताया था। मैंने असल में किया ये है कि मैंने पुराना वाला प्रोजेक्ट पूरा कॉपी किया है, और हम जो है ना नोड मॉड्यूल्स नहीं करते कॉपी। उसकी वजह ये होती है, नोड मॉड्यूल होते हैं बहुत हैवी, मैं कॉपी करूँगा ना तो ये 9 बज जाते हैं कॉपी होते होते। यही वजह होती है, आप कभी नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करके देखिएगा, डिलीट करने में आपको टाइम लग जाएगा, वो बहुत हैवी होता है। इसलिए हम जब कॉपी करते हैं इवन, और दूसरी बात ये, मैंने अभी तक आपको इसको गिटअप पे पुश करके नहीं दिखाया ना, आज दिखाऊंगा। गिटअप पे जब पुश करते हैं ना, देखिएगा कि ज़रा क्या क्या कोड जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट गिट जो है ना गिटहब के ऊपर नोड मॉड्यूल्स भेजते ही नहीं है, खुद ही रिएक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। एक कहाँ लिखा होता है ये बताता हूँ। रिएक्ट में एक जगह लिखी हुई होती है कि भाई नोड मॉड्यूल्स की फाइल नहीं जानी गिटहब पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी होती है, अगर आपने पुश कर दी गलती से तो वो जो होता ही रहेगा, आपकी जो है ना ज़िंदगी भर चलता रहेगा उसका वो। इतनी यानी कि हैवी फाइल होती है नोड मॉड्यूल्स की। यार जीबी तो नहीं होता इतना, एमबीज में ही होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत लंबी होती है क्योंकि स्क्रिप्ट्स होती है ना सारी। तो भाई npm इंस्टॉल, स्क्रिप्ट्स बहुत होती हैं, इस वजह से टाइम लग रहा था। लाइक वेटेज नहीं होता इतना, केबीज में होता है, एमबी भी नहीं, केबी में। नहीं, और भी हैं, एंगुलर व्यू भी हैं। मसला ये है कि रिएक्ट की जॉब्स बहुत हैं, जॉब बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब क्योंकि रिएक्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए डेवलपर भी बहुत ज़्यादा हैं। भाई ये कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे हो तो दोनों बाहर निकल के बात कर लो जाओ। तो मुझसे पूछ लो भाई, उससे क्या पूछ रहे हो कान में? तुम उठो वहाँ से ज़रा, तुम यहाँ आओ। और अभी यहाँ भी ठाए, बाहर भी निकाल सकता हूँ मैं, तो कोशिश करना कि यहीं पे बैठे रहो पूरी क्लास के एंड तक। तुम चले आना इसी जगह बाहर फिर। भाई रिएक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए रिएक्ट की जॉब्स भी बहुत हैं। अब चूँकि जॉब ज़्यादा हैं, बंदे भी ज़्यादा हैं, तो सैलरी पैकेज एंगुलर से मुकाबले में कम होता है। एंगुलर की जॉब्स बहुत कम है, बंदे भी कम है, लेकिन इसलिए जब बंदे कम है तो सैलरी ज़्यादा होती है एंगुलर की। तो इसलिए है कि एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है ना, आपने जैसे रिएक्ट पढ़ लें हम, फ्रेमवर्क, सॉरी फ्रेमवर्क है, जैसे हम रिएक्ट पढ़ लें ऐसी एक जावास्क्रिप्ट की जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो 3 किस्म के लाइब्रेरी ऑफ फ्रेमवर्क हैं। एक रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है। नहीं, आप लोग मर्न स्टैक जो अगर पूरा लिया तो मर्न स्टैक है, मर्न में एंगुलर नहीं आता, मीन में आता है।
भाई सैलरी पैकेज जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। मिनिमम नहीं देखिए, चले जाने को तो 15-20 भी चले जाता है, 15-20 लाख भी चले जाता है, लेकिन स्टार्टिंग ऐसा नहीं होती है, स्टार्टिंग जाना नहीं होता है, मैक्सिमम नहीं देखते कभी सैलरी में, मिनिमम देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पे आप अपने एक्सपीरियंस पे जा रहे होते हो। मिनिमम जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाता है 25 से, स्टार्टिंग हो जाती है अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश, यानी आपको सिर्फ चीज़ें आती हैं, आपने कहीं कुछ काम वाम नहीं किया, तो 25 से आप एज ए इंटर्न स्टार्ट होते हो, इंटर्न। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा काम आता है, आपको चीज़ें आती हैं, तो आप जूनियर पे जाते हो, जूनियर पे आपका जो है वो 30-35 तक चले जाता है स्टार्टिंग। देखो स्टार्टिंग ऐसी होती है। अब अगर आपको थोड़ा सा 1 साल या इवन 1 साल 1.5 साल का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो अभी रिएक्ट डेवलपर जो कि 1 साल एक्सपीरियंस है, उनकी 150 चल रही है मार्केट में, 150 चल रही है 1 साल एक्सपीरियंस पे, ज़्यादा भी नहीं, 1 साल का बता रहा हूँ मैं। जो 2 साल 3 साल है उनकी 250 280 इस तरह की सैलरी है। फोलियो में एक था, फोलियो 3 का नाम सुना है? फोलियो 3 में मेरे सीनियर थे, काफ़ी पुराने ना यूनिवर्सिटी के, तो उनसे रिसेंटली मेरा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, तो उनका पैकेज मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि, उन्होंने सही नहीं बताया मुझे, उन्होंने कहा कि जब मैं यानी कि आज से 3 या 4 साल पहले मेरा था 15 लाख। सालाना नहीं भाई, मंथली, 15 लाख मंथली। लेकिन वो काफ़ी यानी कि सीनियर हैं, 30-35 एज है उनकी, काफ़ी सीनियर है, लेकिन उनका था 3-4 साल पहले ये पैकेज 15 लाख, और अब वो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो उनका अब कितना होगा। तो मैक्सिमम तो आपके अपने ऊपर होता है, मैक्सिमम के हम कभी भी नहीं देखते, हम देखते हैं मिनिमम स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं चीज़ें। तो भाई ये है, हैं भाई मैट्रिक्स आप खुद क्रिएट करते हो, ये सब फजूल बात है। मैट्रिक्स स्केप है और स्कोप है नहीं है, ये सब आप खुद क्रिएट करते हो। ओ भाई हम रिएक्ट पढ़ लें, अगर वो आपको 15 लाख दे रहा है ना, तो वो आपसे 1 करोड़ का बिजनेस भी कर रहा है। कोई ऐसी शादी में नहीं है आपको 15 लाख ऐसे ही दे रहा है, वो आपसे 1 करोड़ कमा रहा होगा। क्योंकि कंपनी कभी भी जो है ना वो अपना नुकसान नहीं सोचती, हमेशा फ़ायदा ही सोचती है। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो गया। अच्छा, अगर मुझे सर्वर ऑफ करना है तो ऑफ कैसे होता है? नहीं, कल बताया था ये मैंने भाई, शुगर है, चलो ये याद है, बताया था। कैसे कैसे हटाएंगे? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो सर्वर स्टॉप हो गया। अब सर्वर स्टॉप होने का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ तो आप बोलेंगे सर कुछ हुआ ही नहीं है, रिफ्रेश करें ज़रा पेज, पेज रिफ्रेश करें, पेज ही बंद हो जाएगा आपका, सर्वर स्टॉप हो गया। सही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई कि इसके क्या चक्कर है, स्टॉप कर दिया तो ऑफ क्यों हो गया, खोलने तो ऑन क्यों हो गया। अब ये सारी चीज़ें ना अभी इसको छोड़ दें, ये सारी बैकएंड की चीज़ें हम जब पढ़ेंगे ना, सर्वर क्या होता है हमारा, क्या उसमें सब चीज़ें देखेंगे। अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, सर पे तो गुजर जाएंगे आपके। तो दोबारा सर्वर स्टार्ट कर लेता, ठीक है। ये हमारे पास वीट का सर्वर ऑन हो गया, रिफ्रेश करूँगा तो सर्वर आ गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ, वो ऑफ हो जाएगा, सर्वर ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था, कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस, उन्हीं को यहाँ पर रिएक्ट में कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये कंपोनेंट जो है ना वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे पेज की तरह। जैसे अगर मुझे नॉर्मल एचटीएमएल जैसे बनाना है, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो मैं 3 पेज बनाऊंगा। यहाँ पे मैं 3 कंपोनेंट बनाऊंगा, यानी कि सिंपल जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस एक्ट कर रहे होते हैं जस्ट लाइक पेज। सही है। अच्छा, अब कंपोनेंट्स 2 किस्म के होते हैं हमारे पास रिएक्ट में। एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरे होते थे क्लास कंपोनेंट्स। मैंने ऐसे बताया भी था आपको कि 16 हम जो रिएक्ट का करंट वर्जन, अगर कौन सा वर्जन है मेरी रिएक्ट का, कैसे चेक करूँ मैं? चेक कैसे करूँ मैं? भाई मुझे चेक करना है। वो भाई वो नोट जेएस का वर्जन था, वो नोट का वर्जन है, नोट जेएस का। मैं अपनी इस रिएक्ट का वर्जन चेक करना चाह रहा हूँ। कहाँ आएगी? सर ये आप जो है ना मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर, नहीं वहाँ तो नहीं है, ये रहा मेन डॉट जेएसएक्स में आ गया मैं। कहाँ है? कौन सी जेसन? मेन डॉट जेएसएन
खोल लेते हैं भाई। पैकेज डॉट जेसन, भाई ये नाम आपकी ज़बान पे होना चाहिए, पैकेज डॉट जेसन। ये नहीं सर ये खोलना है, इससे कुछ नहीं होता। पैकेज डॉट जेसन ये मेन फाइल है आपकी। अच्छा अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं ना, मेरी ऐप नहीं चलेगी, भले सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं। आप करना घर पे करके देखिए, मैं भी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मतलब बहुत इसमें टाइम ज़ाया होगा, आज हमें चीज़ें पढ़नी है। हैं कंट्रोल Z कर दो सिंपल, यहाँ से डिलीट करोगे, डिलीट हो गई, कंट्रोल Z कर देना दोबारा आ जाएगी। क्यों? इसकी वजह ये है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, जैसे आप लिखते हैं ना npm run dev और आप एंटर हिट करते हैं, जैसे आप एंटर हिट करते हैं बिहाइंड द सीन ये होता है कि वो आपका जो नोड का सर्वर है वो आपकी डायरेक्टरी में कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले वो उसको नहीं पता भाई ऐप की क्या फाइल है, किसकी क्या फाइल है। सबसे पहली फाइल को जो तलाश करता है वो तलाश करता है पैकेज डॉट जेसन। यही मैं इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपने ये कमांड जब चलानी है जब आप उस डायरेक्टरी के अंदर खड़े हो जहाँ पैकेज डॉट जेसन है। अगर आप कहीं और बाहर कमांड चलाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके इसके बाहर किसी फोल्डर में चला रहे हैं या एसआरसी के अंदर खड़े होकर कमांड चला रहे हैं, आपका कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, आपको एरर देता रहेगा। करके देखिए, सारे काम करके देखा करें, थोड़ी सी चीज़ें छेड़ना, अगर इसको यूँ कर दूँ तो क्या होगा, यूँ कर दूँ तो क्या होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा इससे। उसकी वजह टेक्निकली वजह ये होती है कि जब आप कमांड चलाते हैं तो नोड का सर्वर तलाश करता है सिर्फ एक चीज़ को, भाई पैकेज डॉट जेसन का है। क्यों? क्योंकि यही फाइल में सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। वो यहाँ जाएगा, इस फाइल में फ़ौरन से जैसी ही फाइल के अंदर एंटर होगा पहुँचेगा डिपेंडेंसीज़ के अंदर, जितनी डिपेंडेंसी होंगी उनको पहले इंस्टॉल करेगा आपके उसमें। पहले रिएक्ट इंस्टॉल होगी, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल होगी, अगर और भी कोई चीज़ें मैं अपनी इंस्टॉल करूँगा तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही होंगी पहले। उसके बाद फिर जाके वो आपके पास जाता है फाइल पे, और इसके बाद कौन सी फाइल पे जाएगा, पैकेज डॉट जेसन के बाद आपकी जो मेन फाइल है। अच्छा इसको ना मेन फाइल इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट भी बोलते हैं। आपसे सवाल होगा भाई आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट क्या है? पैकेज डॉट जेसन नहीं, एंट्री पॉइंट मतलब जहाँ से आपकी कहानी ऐप की बनना स्टार्ट हो रही है। हमारी केस में एंट्री पॉइंट मेरा क्या है, मेन डॉट JSX, यहाँ से सबसे पहले कहानी स्टार्ट हो रही है ना, कोई यही रूट के अंदर सबसे पहले क्या जा रहा है, ये ऐप जा रहा है। तो आपकी एंट्री पॉइंट को कहते हैं एंट्री पॉइंट, कि आपके जो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है वो क्या है, मेन डॉट JSX की फाइल है। इंडेक्स कहाँ, कौन सी? ये तो CSS की फाइल है। देखें ये इसका कोई काम नहीं है HTML में, तो ये HTML से तो जा रहा है, जो आपका रूट उठाया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एंड बाय ID रूट कहाँ से उठा था, ये HTML से तो उठा था ये। लेकिन HTML को नहीं बोलेंगे हम, हमारी जो फाइल है ना असल में मेन डॉट JSX है, ये एंट्री पॉइंट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री पॉइंट समझ में आ गया क्या होता है? अच्छा अब भाई चलते हैं हम कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट भाई दो किस्म के होते हैं, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट्स। रिएक्ट का करंट वर्जन अभी हम लोग कर रहे हैं 18 यूज़, ठीक है। रिएक्ट 16.8 से पहले की जो रिएक्ट थी वहाँ पे चलते थे क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कोड। इस तरीके से क्लास बनाते थे हम वेलकम, जो एक्सटेंड करती थी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, और इस तरीके से पूरा काम होता था। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट का नाम है वो ये वेलकम है, और ये एक्सटेंड हो रहा होता था रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, पीछे कंस्ट्रक्टर चल रहा होता था, एक अलग पूरी इसकी ऊप की कहानी चल रही होती थी। तो पहले इसलिए ना ऊप बड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपको मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसके अंदर ऊप के बहुत मसले हैं, ऊप पूरी भी नहीं है इसके अंदर, और जो है वो भी अधूरी है, ऊप के सही कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी वजह से ये जो अप्रोच है ज़्यादा तक चल नहीं पाई थी, इसीलिए 16.8 के बाद से इंट्रोड्यूस हुए हुक्स। रिएक्ट में कॉन्सेप्ट आया हुक्स का, हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आगे। अब मसला ये था कि हुक्स तो चले आ गए, हुक्स जो थे ना वो थे फंक्शन के ऊपर बेस करते थे, फंक्शनल अप्रोच पे थे सारे हुक्स। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाने पड़े। तो 16.8 के बाद से फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, और अभी तक फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ होते हैं। अब ये आपको बहुत मतलब नए प्रोजेक्ट में तो मिलते ही नहीं देखने को, कोई पुराना किसी का प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत रेयर केस होता है। डेप्रिशिएट तरीके तक समझ लें एक तरीके से हो गए ये क्लास कंपोनेंट्स। ORG थी, अभी तक भी ORG थी, अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है ये रिएक्ट डॉट डेव रिसेंटली, यानी कि समझ लें महीना साल भी नहीं हुआ होगा, बहुत रिसेंटली अपडेट हुआ है ये, क्योंकि इस वक्त रिएक्ट बीटा वर्जन पे था। अब सोचें बीटा वर्जन इतना ऊपर चला गया था इसका, अब जब उतनी इनको फेमस देखा तो भाई उन्होंने फिर अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फेंक दी मार्केट में रिएक्ट डॉट डेव के नाम से, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है भाई, कुछ नहीं है, कंपोनेंट सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अभी मैं फंक्शन बना रहा हूँ इस तरीके से, लेकिन ऐसा मैं बनाना नहीं है, हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शंस। हम क्या यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन। अच्छा ये तो बाय डिफॉल्ट एक ऐप कंपोनेंट बना हुआ था, हम सीखते हैं कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। भाई कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पे ना फोल्डर स्ट्रक्चर बड़ा मैटर कर रहा होता है, और एक बात तो आपने अपने दिमाग में रखनी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम जो भी काम करेंगे
कुछ भी काम हम करेंगे वो हमेशा SRC के अंदर होगा, बस इसके बाहर कोई फोल्डर नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। जो भी काम करना है आपने SRC के अंदर करना है, सोर्स फोल्डर के अंदर करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले ज़रा देखिए कंपोनेंट बनाते कैसे। अपना पहला कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं हम। न्यू फोल्डर बनाया सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हेडर। एक ऐसी बना रहे हैं हम डमी, न्यू फाइल बनेगी यहाँ पे। अब कंपोनेंट बनाने के भी कुछ उसूल हैं रिएक्ट में। यहाँ पे ना थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसी को आपने फॉलो करना है। कंपोनेंट मैंने बताया था, कंपोनेंट की पहचान क्या होती है, मैंने बताई थी सारी चीज़ें कल क्लास में। फर्स्ट दो तरीके यानी दो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एक तो इसको फर्स्ट लेटर, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा, जैसे कंपोनेंट्स में फंक्शन है, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं हम, कंपोनेंट भी कॉल करते हैं। तो कंपोनेंट कॉल करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग होता है, सही है। तो जब मैंने बताया ना कंपोनेंट का जो स्टार्ट लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, एक और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जो आप कंपोनेंट बनाएंगे, जो कंपोनेंट का नाम होगा वही फाइल का नाम भी होना चाहिए। ये लिख लें अपने पास चीज़ को। ये अप्रोच है रिएक्ट में कि जो कंपोनेंट का नाम होगा वही फाइल, यानी जो कंपोनेंट का नाम होगा उसी नेम से फाइल बनेगी। जैसे मैंने क्या बताया, मुझे क्या कंपोनेंट बनाना है, हेडर। मैं फाइल बनाऊंगा, देखिए फाइल कैसे बना रहा हूँ मैं, H कैपिटल रखूंगा, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट का नाम है, स्मॉल नहीं रखूंगा, HEADE। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, यह फ़ायदे आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, जरा थोड़ा हम 1-2 महीना थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, जरा रिएक्ट में कुछ थोड़ा सा आगे टॉपिक देखें, उसमें फिर आपको समझ में आएंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि मैं अभी तो सारा कोड हम खुद लिखेंगे बैठ के, एक एक चीज़ लिखेंगे, लेकिन आगे क्या होगा कि हम लिखेंगे नहीं, हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, पूरा पूरा कोड बन के आएगा जी, आपने लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा कोड बन के आएगा, बॉयलर प्लेट जिसको कहते हैं। लेकिन अभी नहीं आ रहा, वो अभी पूरा हमें लिखना पड़ेगा एक एक चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले मैं आया यहाँ पे, हेडर का नाम, कंपोनेंट का नाम है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और .jsx। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट है, इसमें JSX लिखूंगा मैं। JSX क्या होती है उस पर भी अभी आते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं अभी हम, और यहाँ पे देखें ये सब चीज़ें हटा देना, इसका कोई यूज़ नहीं है, हटा दो इस सब चीज़ों को यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब कंपोनेंट में आ गए हेडर कंपोनेंट हमारा, इसको भी बंद करता हूँ, मेन को भी और रैक को भी बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये क्या है भाई, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, हम यहाँ से ना कि रिएक्ट कुछ उठाते हैं, ये मतलब कुछ एक समझे कि वेरिएबल में उठा रहा हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना मुझे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, चलें वो करते हैं इसी में भी, सही है। सबसे पहले ये काम करना है हमें, यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करना है अपने पास। अब अपना कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं हम। कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो जैसे फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल ऐसी ही मुझे कंपोनेंट बनाना है। कॉन्स्ट हेडर, सही लिख रहा हूँ ये मैं, HEADER हेडर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सही है, एरो फंक्शन बना लिया। अब एरो फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन में और कंपोनेंट में फ़र्क क्या होता है, बेसिक फ़र्क वो ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट होगा वो JSX रिटर्न कर रहा होता है, जबकि आपका फंक्शन में JSX का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसको लिख लें अपने पास, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ में कि एक फंक्शन और एक कंपोनेंट में, वैसे तो मैंने बताया बहुत डिफरेंस होते हैं कि उसमें स्टार्ट कैपिटल लेटर से होगा, कॉल करने के टाइम पे उसमें सेल्फ क्लोजिंग होती हैं चीज़ें, लेकिन ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि फंक्शंस जो होते हैं आपके पास उनमें JSX का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि कंपोनेंट्स के अंदर ये डिफरेंस, कंपोनेंट इस कंपोनेंट उसे कहते हैं हम, जो कि रिटर्न कर रहा होता है एक JSX। कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होता है JSX, जबकि फंक्शन में JSX नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी JSX है क्या, इसको डिटेल में भी देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लें, बस लिख लें अभी फिलहाल। किसके अंदर दोनों किसको हम कंपेयर कर रहे हैं, फंक्शन और जे कंपोनेंट्स को। थोड़ा स्पीड में करें भाई, फंक्शन और कंपोनेंट्स में सिर्फ JSX का फर्क है, ये मेन डिफरेंस है, और भी बताया मैंने आपको, लेकिन ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब भाई ये JSX क्या चीज़ है, कंपोनेंट जो है वो JSX
अब मैंने यहाँ लिखा भाई रिटर्न। अब GSX का मतलब क्या भाई, आपको थोड़ा सा बताया था मैंने। GSX क्या होती है, ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है एक फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट है ना भाई, या नहीं है। अब इसके अंदर मैं HTML लिख रहा हूँ, कैसे, मैं रिटर्न के आगे लगाया यहाँ पे एक डिफ और ये। अच्छा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा भाई, एक डिफ यहाँ भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, ये थोड़ा सा सिंटैक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो आप क्या करें, रिटर्न के बाद ना ऐसे एक ब्रैकेट ऑन कर लें इस तरीके से, और फिर अपने कोड को उस ब्रैकेट के अंदर लिख लें। कट करता हूँ मैं यहाँ से ऐसे, अब ये थोड़ा सा इंडेंट हो गया, सही है, सिंपल, कुछ नहीं किया, पर रिटर्न के साथ एक ब्रैकेट लगा दिए। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके बगैर लिखूंगा तो क्या होगा, अगर इंडेंट इसके बगैर कर दूँ मैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यूँ लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ भाई डिव इंडेंट होकर ऐसे नीचे लिया हूँ मैं, तो ये मसला करेगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब यहाँ पे तो कोड चलेगा, रिटर्न के बाद तो कोड चलता ही नहीं है, आपको पता है ये बात, नीचे चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इंडेंट फ्रेम में लिखना चाह रहे हैं चीज़ों को कि भाई चीज़ें विजुअली भी सही रहें, तो एक ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे बस। जी जी, स्टार्टिंग पॉइंट वो ब्रैकेट ले लेगा, सही है। अब देखें मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये हो गया एक डिफ, सही है। अभी छोड़ दो इसको, फिलहाल अभी इसको छोड़ दो, बस से अभी के लिए आप ही समझ लें कि ये रूल है एक तरीके से, अभी के लिए समझ लें, क्योंकि अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, ये भी हमें करना नहीं पड़ेगा, सही है। तो अभी के लिए बस समझ लें कि ये रूल है, करना पड़ेगा आपको, लेकिन आगे जाके मैं बता दूंगा कि भाई इसका क्या सिनेरियो है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं रिटर्न के अंदर जो भी लिखूंगा ना, ये क्या है, HTML नहीं है, JSX है ये, ठीक है। अब पहले जरा समझते हैं JSX को। अब मैं कंपोनेंट्स और JSX साथ मिला के पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। JSX क्या है भाई, आपके पास ये, सर इसको पढ़ लिएगा कि कॉन्सेप्चुअली कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं आर्बिट्री इनपुट्स कॉल्ड प्रॉप्स। ये प्रॉप्स क्या होता है इसको भी आगे देखेंगे, और एक सिंपल एक रिटर्न कर रहे होते हैं आपको एलिमेंट। यानी अभी आप ये समझ लें, ये तो मैं 2 दिन से मिला के बताई हुई है, अभी आप सिंपल ये समझ लें कि आप HTML लिख रहे होते हैं आप सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा भाई H1 नहीं, हेलो वर्ल्ड, सेव किया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ ये JSX को मैं बार बार कह रहा हूँ HTML की तरह, लेकिन ये HTML की तरह है, HTML नहीं है। अब इसमें और भी क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो ये, अगर मुझे इसको क्लास देनी है तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास नहीं होता, यहाँ चलता है क्लास नेम। क्लास की जगह क्या होता है यहाँ पे, क्लास नेम होता है। भाई मैंने इसको क्लास नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, बिहेव वैसे ही करेगा जैसे HTML की क्लास होती है, बस सिर्फ नाम का फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पे। अब ये था बस JSX, एक सिंटैक्स का नाम है और कुछ भी नहीं है, समझ में, बात समझ में आ रही है, एक सिंटैक्स है बस यहाँ पे। अब भाई ये हेडर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, रिलोड करता हूँ ज़रा। अच्छा, अभी मैं सर अपने ऐप को क्लीन करता हूँ, जो मेरी app.js की चीज़ें पड़ी हुई हैं सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको यहाँ पूरा एम्प्टी कर देता हूँ मैं। सही है, रिलोड किया मैंने, ये हेडर में आके मैंने कंट्रोलर सेव कर दिया, भाई हेडर तो आया ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं आया हेडर। देखें अभी हमें कुछ पता ही नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई क्या है अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं टेक्निकल रीजन पे जाता हूँ कि भाई दिख क्यों नहीं रहा। देखें मुझे ये बात पता है कि मुझे हर वो चीज़ दिखेगी यहाँ पे जो कि मेरी ऐप के अंदर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये रूट आपकी जो है ना, रूट में यहाँ रूट के डिफ के अंदर सब कुछ बन रहा होता है, जाके दिखाया था आपको HTML में, और अभी रूट के अंदर क्या जा रहा है, ऐप नामक कंपोनेंट जा रहा है। और अगर मैं इस ऐप के अंदर जाऊँ तो ऐप में कुछ रखा है मैंने हेडर वेडर, तो कहाँ से आएगा। अब सवाल ये कि भाई हेडर तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो एक अलग कंपोनेंट बना हुआ है। अब इस कंपोनेंट को मुझे उठा करके लेके आना है कहाँ पे, यहाँ ऐप के अंदर। अगर मैं इस कंपोनेंट को उठा के ऐप में लेके आ जाऊँ किसी तरीके से, और वो कैसे लेके आएंगे वो बात की बात है बस, लेकिन अगर मुझे इतना पता है कि अगर मैं ऐसे लेके आ जाऊँ इसको यहाँ पे तो मेरा जो है वो डिस्प्ले आ जाएगा। ऐसा है ऐसा नहीं है। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई किस तरीके से लेके आता है। अब बेसिकली मैं इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के कोड को एक फाइल से उठा के दूसरी फाइल में लेके जा रहा हूँ। ऐसी है भाई, मैं ये कर रहा हूँ इन शॉर्ट। अगर मैं देखूँ, मेन बंद करो,
भाई मैं इस हेडर को उठा करके अगर मैं ये काम करूंगा ना, हेडर को लेके अगर आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ इन शॉर्ट, ये कर रहा हूँ और हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे, सही है। लेकिन ये तो मैंने ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर दी ना, कॉपी पेस्ट तो हमें नहीं करना। अब बेसिकली मुझे पता है, मेरा एम ये कि मुझे एक फाइल से डेटा उठा के दूसरे फाइल में लेके जाना है। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फाइल से कोई कोड आप दूसरी फाइल में लेके जा रहे होते हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स का। किसका यूज़ करते हैं? मॉड्यूल्स का। ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ क्लास में, ताकि आप तो इसको सुने, क्योंकि कल को आपको ना यही चीज़ें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये मॉड्यूल्स मतलब एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ क्लास में यूज़ करूँ ताकि आप सीखें थोड़ा सा। हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स का। अब भाई ये मॉड्यूल्स कौन से नहीं भला है? नहीं, वो अलग मॉड्यूल है, वो एक अलग चीज़ है मॉड्यूल। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है भाई? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सही है। मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मॉड्यूल्स ही हैं। अब ज़रा आज की क्लास में समझते हैं भाई ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। भाई ये कुछ स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं ना पर रिएक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्टार्टिंग की जो 5-6 क्लासेस हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्ट की बेसिक्स हैं। और रिएक्ट के बताऊँ आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा नहीं है। रिएक्ट में जो स्टार्टिंग की 5-6 क्लासेस हैं ना, ये हैं पढ़ने की बस, जिसमें आप चीज़ें सीखोगे। अगली जो क्लासें हैं ना, उनमें आपने सीखना कम मिलेगा आपको, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे बस। जो सीखने की चीज़ें वो स्टार्टिंग की क्लास में। तो 2 काम है, एक तो स्टार्टिंग क्लास मिस नहीं करनी है आपने, ऑफ नहीं करना, रिकॉर्डिंग के आसरे में नहीं रहना कि रिकॉर्डिंग मिलेगी तो हो जाएगा। रिकॉर्डिंग में आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्लास में आके आप सवाल कर सकते हो मुझसे, सही है। और दूसरा ये कि जो आप स्टार्टिंग की क्लासें करोगे, इसमें आप चीज़ें सीखोगे और यही बस आपकी एंड तक चलेंगी। स्टार्टिंग में बेस अच्छी बन गई, एंड तक बनी रहेगी बेस अच्छी। अगर स्टार्टिंग में बिगड़ गई, रिकॉर्डिंग के आसरे में रहे, तो एंड तक भी आप फिर भटके ही रहोगे, सही है। तो भाई अब हम सीखते हैं भाई कि मुझे इस हेडर वाली जो ये पूरा फंक्शन है हेडर का, या मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूँगा, कंपोनेंट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न हो रहा है, यानी बेसिकली इसमें GSX चल रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? कंपोनेंट। अब ये हेडर के कंपोनेंट को भाई मैं ऐप में कैसे लेके आऊँ? ठीक है, तो अब मुझे करना पड़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे यूज़। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है भाई? उर्दू में आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं भाई? तिजारत, दरामदाद बरामदाद कुछ बोलते हैं, पता नहीं इसको, खैर जो भी बोलते हैं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, खैर जो भी है। हाँ भाई कयामत जो भी है वो छोड़ो, हाँ ना, बस जो भी है भाई, आसान ज़बान में समझ लेना इसको। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? कहीं से कोई चीज़ लेके आना अपने पास, ये इम्पोर्ट है। भाई छोड़ दो भाई, मैं भूल जाऊंगा, छोड़ दो। इम्पोर्ट क्या है? सुन लें इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट ये है कि कहीं से कोई चीज़ आप अपने पास लेके आ रही है, इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या है? आपके पास चीज़ रखी हुई है, आप उसको बाहर दे रहे हो किसी को और को। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ नबील को, तो नबील अपने पास क्या कर रहा होगा? इम्पोर्ट कर रहा होगा। अगर वो कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है मुझे, तो मैं अपने पास इम्पोर्ट कर रहा हूँ। भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आसान ज़बान नहीं बोल रहा हूँ, सही है। सेंडिंग रिसीविंग समझ लें भाई, इसको समझ में आ गया? बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही चीज़ यहाँ पे भी चलती है। कैसे चलती है यहाँ पे भाई? अच्छा, अब एक्सपोर्ट जो है ना, यहाँ पे इम्पोर्ट तो एक ही तरीके बल्कि अलग है। हाँ, अब ये भी 2 किस्म के हैं यहाँ पे, ये भी 2 किस्म के हैं। इम्पोर्ट भी 2 किस्म के हैं, एक्सपोर्ट भी 2 किस्म के हैं। ज़रा 1 बाय 1 सबको समझते हैं। ये बहुत समझे कि ये एक दफ़ा में समझ लीजिए चीज़ को, ये आगे बस हम इसको यूज़ करेंगे, बस ये बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है, फर्स्ट टाइम बताने वाली चीज़ है बस ये। भाई app.js है, app.js के अंदर अगर मुझे हेडर को बुलाना है, हेडर कंपोनेंट को लेके आना है, तो app.js हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा? इंपोर्ट कर रहा होगा। एक्सपोर्ट कौन है भाई? भाई समझ में आया नहीं आया? पिछले बता दूँ, दोबारा बता दूंगा, मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ बस, क्योंकि अब ये बताने वाली नहीं बार बार, दोबारा बता देता हूँ, सुन लें भाई। इंपोर्ट क्या है? अगर मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ किसी से, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को कुछ सेंड कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है मैं जब चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जिसको एक्सपोर्ट हो रही है वो क्या कर रहा होगा? उसको इंपोर्ट कर रहा होगा। अब मुझे अगर कोई चीज़ सेंड हो रही है कहीं से, तो वो तो जो सेंड कर रहा है वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, सेंडिंग एंड रिसीविंग वाला मसला है।
अब मेरा सवाल ये था कि भाई ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे लेके आना है हेडर कंपोनेंट को, तो ऐप कंपोनेंट हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा? इंपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं भाई अगर हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, अगर हेडर कंपोनेंट वहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ तो मुझे इंपोर्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इंपोर्ट करने के लिए पहले क्या ज़रूरी है? एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। सही है। तो हम ऐप में तो आएंगे बाद में, पहले हम कहाँ जाएंगे? हेडर पे जाएंगे कि भाई तुम एक्सपोर्ट हो पहले यहाँ से। अब एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? अब देखिए दो तरीके हैं। अब ये आपकी अपनी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, काम करने के। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, यहीं पे लगा देते हैं एक एक्सपोर्ट का कीवर्ड। सही है। एक तरीका ये भी है, लेकिन भाई मैं इसको नहीं अच्छा समझता। अच्छा तरीका क्या होता है, आप यहाँ आए नीचे और यहाँ से करें एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट होते हैं दो किस्म के। एक्सपोर्ट कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नॉर्मल एक्सपोर्ट। लिख लें पहले इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या एक काम ऐसा कर लेंगे, पहले सुन लें फिर लिख लीजिएगा। आप बता दें क्या करना है, पहले सुनना है या लिखना है? हाथ के हाथ पहले सुन लेते हैं, फिर जो आपको समझ में आएगा अपनी वर्डिंग में आप लिख लीजिएगा, ऐसे टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट होते हैं दो किस्म के। एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नॉर्मल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके, भैया आपके लिख देता हूँ। और इनको कहते क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को? मॉड्यूल्स कहते हैं इनको, याद रखिएगा ये नाम। भाई एक्सपोर्ट दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होगा एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होगा नॉर्मल, या इसको एक और नाम से बुलाते हैं एक्सपोर्ट। सही है। बस लिख रहा हूँ मैं, आप बाद में लिख लेगा यहीं पे, अभी सुन लें बस। मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से देख के कॉपी कर लीजिएगा। लिखने में लेंगे ना तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है आपका। सही है। दो किस्म के एक्सपोर्ट हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ नॉर्मल पे, इसको ऐसे कर लो 1 2। एक एक वजह है इसकी करने की, बताता हूँ वो वजह। सही है। सबसे पहले आप आते हैं नॉर्मल या ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट। वो किस तरीके से होते हैं भाई? वो ऐसे होते हैं, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है हेडर को यहाँ से, सही है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट और यहाँ लगाऊंगा एक ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा क्या, जिस नेम से बनाया उसी नेम से एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर नेम चेंज कर दूंगा तो मसला होगा, क्योंकि ज़ाहिर है भाई एक्सपोर्ट ही इसको जिसको करवा रहा हूँ वो मौजूद ही नहीं है मेरे पास। तो जिस नेम से बनाया उसी नेम से एक्सपोर्ट होगा। बस ये हो गया एक्सपोर्ट। अब इस चीज़ को आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, बात एक ही है। ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये कौन सी एक्सपोर्ट कहलाएगी? ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट है ये याद रखिएगा आप। अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेक्स मिल जाए कि भाई सिंपल कंपोनेंट के बारे में एक्सपोर्ट लगाया हुआ है, या आपको ये वाला सेंटेक्स मिल जाए, कोई एक यूज़ करना है, दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, या आपको ये सेंटेक्स मिल जाए, इन दोनों का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक्सपोर्ट हुआ है। बता रहा हूँ बस सबर करो। ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक्सपोर्ट हुआ है। अब भाई मैं इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट हो या जिससे भी एक्सपोर्ट हो, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक्सपोर्ट हुआ है ना, तो ये इंपोर्ट भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। इसको ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ भाई मैं आपको। एक्सपोर्ट कर दिया ऐसे मैंने, बस ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आते हैं ऐप के अंदर। अब इंपोर्ट करने का क्या तरीका है? अच्छा, इंपोर्ट जैसे एक्सपोर्ट दो किस्म की है, तो इंपोर्ट भी दो किस्म की होंगी। एक जैसे वही एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के इंपोर्ट होगी और एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होगी। सही है। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म की इंपोर्ट में ना क्या चीज़ है, दो मसले हैं, यानी मसले तो नहीं बोलेंगे इसको, दो इसकी जो है ना वो यानी कि समझ लें कि नेसेसरी हैं दो चीज़ें। क्या? जिस नेम से एक्सपोर्ट हुआ है उसी नेम से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको। जिस नेम से एक्सपोर्ट किया है मैंने उसी नेम से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। किसके अंदर होता है ये? जो ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट होती है। और जैसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही इंपोर्ट भी करूँगा। कैसे भाई? मुझे पता है भाई ये मैंने इसको एक्सपोर्ट किया ऑब्जेक्ट फॉर्म में। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं अब लिखूँगा इंपोर्ट और ऐसे ही बनाऊँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जिस नेम से फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है उसी एग्जैक्ट सेम नेम से उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका इंपोर्ट नहीं होगा। भाई मैं आता हूँ यहाँ पे,
लिखने से बेहतर है कॉपी कर लो, लिखने में गलती हो सकती है, कॉपी में गलती नहीं हो सकती। हेडर, अब इसको उठाना कहाँ से, आप उसका पाथ बताओगे, उसका यूआरएल बताओगे। वो कैसे बताते हैं भाई, फ्रॉम, सही है। सबसे पहले डॉट लगाना है और फॉरवर्ड स्लैश। अब डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लें। मैं अभी किस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ क्लास 2 के अंदर, सॉरी क्लास 2 नहीं, ऐप के अंदर खड़ा हूँ ना। तो ऐप का मतलब ऐप के अंदर, यानी ये रहा app.jsx। सबको बंद करें, दोबारा से दिखाता हूँ मैं। SRC के अंदर आया, ये रहा मेरा app.jsx। मैं जब डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा ना, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी, जहाँ आप खड़े हो उसकी जो करंट डायरेक्टरी है वहाँ की सारी फाइल्स आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखें मेरी करंट डायरेक्टरी में एसेट रखा हुआ है, फोल्डर कंपोनेंट का फोल्डर रखा हुआ है और एक मेन की फाइल रखी हुई है। एक डायरेक्टरी बाहर नहीं लेके जाता, एक डायरेक्टरी नहीं, डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी आ जाती है। अब अगर मुझे इससे पीछे जाना है, एक डायरेक्टरी पीछे आना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बजाय 2 डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश करूँगा। तो देखिए अब एक डायरेक्टरी और पीछे चला गया, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक का फोल्डर भी आना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है? उससे बाहर निकलने के लिए ये होता है कि आप 2 डॉट लगाएंगे। अब अगर और पीछे जाना है मुझे, नोड मॉड्यूल से भी बाहर जाना है, तो क्या करूँगा, 2 दफ़ा दोबारा डबल डॉट लगा के लगा दूंगा। देखिए क्लास 1 क्लास 2 का फोल्डर आ गया जो मैंने बनाया हुआ था। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ काम नहीं करेगा, 2 डॉट और स्लैश काम करता है यहाँ पे। ये कुछ बेसिक चीज़ है, ये अभी शुरू में सीखनी है आपने, सही है? समझ में, इतना समझ में आ रहा है? खैर हम जाते हैं भाई अपने कंपोनेंट को, देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। भाई हमने क्या डॉट फॉरवर्ड स्लैश मेरा कंपोनेंट्स के अंदर, और कहाँ है हेडर। अच्छा मैंने फाइल बनाई है हेडर डॉट JSX के नाम से, क्योंकि मैं खुद JSX के अंदर खड़ा हूँ और बुला भी JSX पे रहा हूँ अपने पास, तो यहाँ पे JSX लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसे ही काम मेरा हो जाएगा। तो आप लगाते हैं, फिर एक्सटेंशन भी लगाते हो आप, एक्सटेंशन लगाते हो आप। अब भाई हेडर तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अच्छा एक का एक तरीका है भाई चेक करना इंपोर्ट हुआ ही नहीं हुआ। आप क्या करें, जो ये हेडर पे आ रहा है ना यहाँ पे, इसको क्लिक करें ऐसे। अगर आप उसी कंपोनेंट के अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही इंपोर्ट किया। कंट्रोल दबाए क्लिक करें, उस कंपोनेंट में जा रहे हैं तो पहुँच जाए, इसका मतलब आपने सही इंपोर्ट किया हुआ है, सही है। अच्छा ऐप में आता है, अब भाई चेक करना है कि इंपोर्ट यानी कि हुआ है तो हो, तो वैसे तो हम चेक कर लिया एक तरीके से, लेकिन अब इसको कोडिंग में चेक कैसे करेंगे, आप सिंपल कॉपी करें, इसको कॉल करना है। कंपोनेंट कॉल कैसे करते हैं भाई, इसको हटा देना डिफ को यहाँ से, अब इसका काम नहीं है। सबसे पहले लगाते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद जो कंपोनेंट है उसका नाम लिखते हैं और स्पेस दे के, स्पेस देनी है पहले, स्पेस दे के सेल्फ क्लोजिंग करते हैं इसको, स्पेस दे के। यार चल जाएगा शायद, लेकिन स्पेस दे के दे दो तो बस सही है, ठीक है। सेव करो इसको, कंट्रोल एस, आते हैं ज़रा यहाँ पे, आ गया हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड हालांकि ऐप में नहीं लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये मैंने कंपोनेंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ गया। ये थी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि ऑब्जेक्ट ब्रैकेट के थ्रू थी। अब ये है एक तरीका। अब आते हैं सेकंड तरीके पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है भाई, भाई मैंने चाह रहा इसको ऐसे एक्सपोर्ट करूँ, सेकंड तरीके से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ पहले दूसरा सीख तो लो, खुद ही समझ में आएगा डिफरेंस क्या है, पहले दूसरा देख तो लो। अब भाई एक्सपोर्ट अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बचा है आपके पास। अब वो कैसे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नाम, ये दूसरा तरीका एक्सपोर्ट करने का। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आपने हेडर कर दिया, अब इंपोर्ट कैसे करेंगे इसको, सुने। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जब कोई चीज़ होती है ना, तो इसका एक फ़ायदा क्या है कि एक, जब आप इसको इंपोर्ट कर रहे होंगे ना, आप इसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। भाई मैंने आया इंपोर्ट करो एहतिशाम को, ये कोई कंपोनेंट है एहतिशाम नेम का मेरे पास नहीं है, मैं इस नेम से उठा रहा हूँ, फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश कॉम्पोनेंट्स हेडर, सही है। अब भाई मैं एहतिशाम को उठाता हूँ यहाँ से और हेडर के बजाय इसको कॉल कर देता हूँ, आ गया। रुक जाओ भाई अभी देख लेना क्यों मसला हुआ है। नहीं इसकी वजह से, कंसोल देखो, कंसोल देखो। नहीं नहीं नहीं, हाँ इंपोर्ट का मसला था।
हाँ हाँ बिल्कुल भाई, गुड गुड। आपसे ही सीख रहे हैं। नहीं मैं आपसे सीख रहा हूँ भाई। आ गया भाई, अब समझते जरा हुआ क्या है। देखें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का फायदा क्या है, देखें अब इसको जरा वर्डिंग वर्डिंग पे गौर करें। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, इसका मतलब ये है कि भाई हेडर कंपोनेंट है ना, इसको मैंने डिफॉल्ट करा हुआ है, मतलब हेडर कंपोनेंट से ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी अब हेडर कंपोनेंट से मैं कुछ भी इंपोर्ट करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, यही वाला आएगा, क्योंकि इसको मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। मतलब डिफॉल्ट यानी कि भाई ये डिफॉल्ट है, आप कुछ भी इस कंपोनेंट से इंपोर्ट करोगे तो यही उठ के आएगा। समझ में आ रही है बात? अब हाँ बोलो। हाँ हाँ दोनों यूज़ होता है, बताओ ना, अब बताओ डिफरेंस। अब भाई आपके दोनों के सवाल आ रहा होगा कि भाई सर कौन सा कब यूज़ करें, अब सवाल आ रहा होगा। देखें डिफ़ॉल्ट ना, इसका एक जहाँ फ़ायदा है एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है, एक कंपोनेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट हमेशा एक ही होगा, एक कंपोनेंट में डिफ़ॉल्ट हमेशा एक ही होगा। अब मतलब क्या, मतलब ये कि भाई मैं यहाँ से ना सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, मैं अगर ये वाली अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कंपोनेंट है ना मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन भी है यहाँ पे, मेरे पास एक फंक्शन है भाई कॉन्स्ट माई, एक सिंपल फंक्शन है मेरे पास, कंपोनेंट नहीं है फंक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई फंक्शन भी मैं वहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करवा सकते हो। क्या क्या हो रहा है, इस तरीके से, सही है। यानी कि इन शॉर्ट आप मल्टीपल, अगर आप एक कंपोनेंट के अंदर से मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए ये वाली अप्रोच बेहतर है। लेकिन अगर आप कंपोनेंट में सिर्फ आपको पता है क्या है, मेरा कंपोनेंट है हेडर का, यहाँ से मुझे हेडर ही एक्सपोर्ट करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना, तो फिर कौन सी अप्रोच बेहतर है, आप डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ करो। और डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा भी है, आप किसी भी नेम से उठा लो उसको, मसला नहीं है। सेम से उठा चाहो सेम से उठा लो, डिफरेंट से उठा चाहो डिफरेंट से उठा लो, सेम। और ये कन्वेंशन ये है कि सेम से ही उठाओ, क्यों, आपका कोड थोड़ा समझ में आता है कि भाई क्या उठ रहा है। अब मैं यहाँ लिख दिया एहतिशाम, मेरे पास कोई बंदा काम करना है, बोलेगा भाई एहतिशाम तो मौजूद ही नहीं है इस पूरी फाइल में, उसको उठा कैसे रहा ये बंदा। तो बेहतर ये होता है कि आप चीज़ों को जो ना सिंपल रखो ना, वो बेहतर है। आप जैसे इसको हेडर के नेम से ही उठाओ यहाँ पे। तो भाई समझ में आ गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। अब अगर कोई लिखना चाह रहा है तो मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लें जल्दी से, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। आगे चलें, हाँ बोलो। मॉड्यूल्स आ जाएगा भाई, भरोसा नहीं है क्या? दोबारा चलाइए। भाई क्यों नहीं आ रहा, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट डिफॉल्ट, ओके सही है, मैंने डिफ़ॉल्ट बंद कर दिया ना। अब मैं अगर देखें मसला देखें क्या है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इंपोर्ट मुझे किस में करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में ही करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट। सही है, वो छोड़ दो, वो मेरे पास आ रहा है आपके पास नहीं आएंगे, वो पोर्ट वोर्ट क्या आ रहा है। लिख लिया सबने जो लिखना था? जैसे कि आपने header.jsx का आपने फाइल बनाई थी, उसको जो है ना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से app.jsx। सही है, तो अगर हम लोग दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमेशा हमें app.jsx से इंपोर्ट करना पड़ेगा। app.jsx से मैंने इंपोर्ट थोड़ी किया, app.jsx में इंपोर्ट किया है। मतलब वही देखें होता नॉर्मली यही है कि हमारे, देखें ये जो app.js की फाइल है ना, ये लग रही है बिल्कुल, ये एंट्री पॉइंट पे जाके लग रही है हमारी, सही है। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को नहीं छेड़ते, हम इस फाइल के अंदर लाके अपने सारे कंपोनेंट रखते हैं जो हमें दिखाने होते हैं। हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे ना अभी, वो हम सारे के सारे लाके ऐप के अंदर रेंडर करवाएंगे। जैसे कहते हैं रेंडर करवाया मैंने कंपोनेंट, तो ऐप में रेंडर करवाएंगे, क्योंकि ऐप की फाइल हमारी लग रही है वहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाके, जहाँ से हमारा व्यू हो रहा है पूरा प्रोजेक्ट। तो हम ऐप में ला के चीज़ों को रेंडर करवाएंगे। अब सारी चीज़ों को उठा के ऐप में रेंडर करवा दिया, वही ऐप उठ के आगे जा रही है, तो इसका मतलब हमारा जो जितना कोड है वो व्यू हम कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको रेंडर वहीं पर ऐप में करवाएंगे। अब देखें ये मैंने क्या किया है, ऐप खुद क्या है, एक कंपोनेंट, ये मैंने कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट रेंडर करवाया, सही है। अब यहाँ पे ना यही होता है, क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच में होता ये कि एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर होगा, फिर उसके अंदर एक और कंपोनेंट रेंडर होगा, कंपोनेंट की नेस्टिंग होती है। तो ये नॉर्मल है, इससे आपने घबराना नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे नॉर्मल होता है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच के अंदर। जल्दी लिख लो।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, और नॉर्मली ना आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा ये, अगर आपको मल्टीपल चीज़ एक्सपोर्ट करवानी है तो आप ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच यूज़ करें, अगर आपको पता है कि एक ही चीज़ एक्सपोर्ट है तो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करें। अगर ये import react from वाली फाइल नहीं लिखें तो इस काम भाई अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी मैंने बताया था, अभी लिख लो इसको। क्या मल्टीपल किसके लिए बोलो, क्या बता आपने? तो भाई तुम्हें देर से सोचो कि क्यों याद आता है नबील भाई। अगर मल्टीपल एक्सपोर्ट्स आप चाह रहे हो करवाना तो आप ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच यूज़ करोगे, अगर आपको पता है कि नहीं सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो आप डिफ़ॉल्ट वाली अप्रोच यूज़ करोगे। ऐसे कैसे पता लगा? भाई तुमने लिख रहे हो, दूसरों को तो लिखने दो कम से कम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक नेक्स्ट चीज़ पे। ये मैं चलें लिखे रहने देते हैं फिलहाल इसको अभी। अच्छा जी, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है भाई, हमारा ऐप के अंदर हेडर रखा हुआ है मैंने, और हेडर के अंदर ये रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। समझ में आ गया क्या ये किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे? सही है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट ना लगाऊं मैं, सर फिर भी ये वर्क करेगा लेकिन रिटर्न के साथ लिखना पड़ेगा। रिटर्न के साथ लिखना पड़ेगा। सॉरी, ये तो नीचे आएगा। सही है, ये वर्क करेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड के अलावा और भी कोई चीज़ है। सही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे और मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ H1, मुझे एक एरर देगा ये। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल माई न्यू हेडिंग, मुझे एक एरर दे रहा है इधर ही है भाई। इस पर मैं होवर करूँगा, ये क्या कह रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। JSX की भाई कुछ कंडीशन है। JSX आपका एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है बस, मतलब एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेगा ये, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। भाई अब मुझे तो 2 एलिमेंट दिखाने हैं, मैं क्या करूँगा, अलग फाइल बनानी पड़ेगी। सॉरी, मैं इतने से काम के अलग फाइल बनाऊँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल भाई, बिल्कुल सही बताया। मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, मैं बोलूँगा अच्छा भाई एक चीज़ रिटर्न करते हो तुम, तो मैं कट करूँगा यहाँ से, मैं इसको एक डिव दे दूँगा यहाँ पे, और मैं उसके अंदर अपना कोड रख दूँगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे एक ये मसला आता है। हम क्या करते हैं, हमें एक वक्त में एक ही चीज़ मल्टीपल डिव भी काम करेंगे। मल्टीपल डिफ का मतलब, सिंगल डिव है तो मल्टीपल डिव भी काम करेंगे। अब जो काम करूँगा मैं इसके अंदर करूँगा। देखिए इसको मैं पहले दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे आ गया। सही है, अब अगर मुझे एक और डिफ बनाना तो मैं इसके अंदर करूँगा काम, यहाँ इसके अंदर। अब अगर मैं दोबारा से इसके नीचे काम करूँगा तो फिर 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक ये डिव हो जाएगा और एक ये डिव हो जाएगा। ऐसी है, तो भाई इसका मतलब हमें ऐसे काम करना पड़ेगा यहाँ पे। सही है। अच्छा, ये मेरे पास अभी एक कंपोनेंट हो गया हेडर का, ठीक है। मैं मल्टीपल कंपोनेंट वगैरह बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ब्रैकेट्स में रखेंगे फिर भी यही प्रॉब्लम आएगी। ब्रैकेट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रैकेट्स के अंदर तो आपका एक पेरेंट एक ही होगा आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल ब्रैकेट्स में प्रॉब्लम आनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ब्रैकेट एक पेरेंट होगी शायद। क्योंकि ये तो एक ही पेरेंट नहीं, यहाँ पे भी आ रही है मैंने वो सर डिव लगा ना। तो डे भाई इसी का। अच्छा हाँ सही है, ब्रैकेट्स में नहीं आएगी आई थिंक यार। जी ब्रैकेट्स में भी आ रही है, एक डिव ये रहा और एक ये रहा, एक को कमेंट करके नहीं करें। ठीक है। 2 एलिमेंट होगा। नहीं ब्रैकेट्स में भी आएगा मसला। किसको डिफ से, तो डिफ से बाहर ही तो रखना है इसको, डिफ से बाहर ही ना, 2 चीज़ें मेरे पास, तो यहाँ भी मसला आएगा ये। तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक डिव लेना पड़ेगा भाई एक्स्ट्रा, और उसके अंदर अपना पूरा कोड रखना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे एक ये मसला आता है। अब बाहर तो ये कोई देखने में मसला लग नहीं रहा भाई, क्या मसला है, अगर मसला है तो एक डिव ले लो, मतलब देखने में कुछ लग रहा है मसला, ये देखने में मसला आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये मसला बनता कब है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास एक कंपोनेंट है ना हेडर, और इस हेडर को मैंने उठाया कहाँ रखा हुआ है, ऐप के अंदर, और ऐप जा रही है वहाँ पे। ज़रा इसका देखते हैं UI इंस्पेक्ट करके ज़रा भाई किस तरह कोड आ रहा है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल भाई एक डिव है रूट का, ये ज़रा समझिएगा गौर से बात समझना चाह रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा डिव किसका आया है, जो मैंने उसको पेरेंट दिया है उसका डिव है, और उसके अंदर मेरे 2 एलिमेंट आ गए यहाँ पे। सही है। अच्छा, अब ये मैंने बनाया एक हेडर कंपोनेंट, मैं बनाता हूँ थोड़ा से और कंपोनेंट। ये एक कंपोनेंट में कोई मसला लगेगा नहीं आपको, मसला पता चलेगा जब मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। हेडर हो गया, मैं यहाँ बना फॉर एग्जाम्पल
बैनर डॉट JSX, थोड़ा स्पीड में काम करते हैं भाई। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सिर्फ रिएक्ट लिखो ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। कॉन्स्ट बैनर इज इक्वल्स टू, अरे भाई क्या हो गया, सही है सही है भाई, ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मुझे अगर दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे भी, इसको थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे। आई एम हेडर कंपोनेंट, सही है। और ये हो गई यहाँ पे हेडर हेडिंग, सही है। अब मुझे यही दो चीज़ें चाहिए हर कंपोनेंट में, तो फिर वही मसला आएगा वहाँ पे उसका एम्प्टी, उसका यानी पेरेंट का मसला आएगा। अगर मुझे यही दो चीज़ें चाहिए, मसला आएगा ना भाई। यहाँ बैनर के अंदर भी मसला आएगा, ये मैं रिटर्न में आके ब्रैकेट लगा देता हूँ, मसला आएगा यहाँ पे भी, तो मुझे यहाँ पे डिव में रखना पड़ेगा। तो मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया इसको मैंने, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें, किस तरह कोड हो रहा है। अब भाई हेडर के बाद बैनर हो गया, बैनर के अंदर, बैनर के बाद एक और कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट बनाता है यहाँ पे एक, इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या रखें, हीरो तो बैनर हो गया ना, साइड क्या साइड बार कर देते हैं, साइड बार। अच्छा देखिए, अब साइड बार दो वर्ड है, मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे कैमिल केस में, लेकिन कैमिल केस का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा कैमिल केस में भी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, ये मुझे बताना था, नहीं हंसने की बात नहीं है, अच्छा सवाल है, ये मुझे बताना था। हाँ मुझे बताना था, मैं बताना भूल गया आपको भाई, हंसने की बात नहीं है, सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल किया इसने। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने सवाल ये किया कि सर हम हर चीज़ के लिए अलग फाइल क्यों बना रहे हैं। सवाल है भाई, मैं सारे काम यहाँ भी तो कर सकता हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि आप हर कंपोनेंट के लिए अलग फाइल बनाएं। आप क्या करें, अपने हर कंपोनेंट के लिए अलग फाइल बनाएं। क्यों, उसकी वजह ये है ताकि आपके पास हर कंपोनेंट का कोड एक सेपरेट रहे। अगर मैं हेडर के अंदर ही बैनर का कोड भी डाल दूं और मैं कॉन्टैक्ट का कोड भी डाल दूं, अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा कुछ है नहीं, जब मैं आपको वेबसाइट वगैरह बनाएंगे इस पर तो हमारे पास कोड, अच्छा खासा कोड होगा इसका। तो सोचें आप सब चीज़ों के HTML घुसा दिए मैंने एक ही जगह पे, तो बहुत मैंने कि समझे तबाह हो जाएगा पूरा कोड आपका। आपको अपना हाथ का कोड ही समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने कोड लिखा है, आप मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए बेहतर, और भाई रिएक्ट जब यही वाला काम आपने करना है, यही कचरा अगर आपने करना है, तो आप HTML CSS पे जाओ, फिर वहाँ ये तो करते हैं हम सारा कोड एक ही फाइल में रख रहे होते हैं वहाँ पे, ऐसे ही करते हैं ना वहाँ पे हम। तो कंपोनेंट बेस अप्रोच का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग होती है, इसे कहते हैं कोड स्प्लिटिंग, कि आपका कोड, हर चीज़ का कोड सेपरेट रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, फाइल स्ट्रक्चर जो है ना आपका, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, ये 100 फाइल्स पे पहुँच जाता है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। 100 फाइल्स पे अगर ये पहुँच जाए तो कोई इशू नहीं है। इशू क्या है, इशू जब है कि जब आपने कोड एक ही सारा फाइल में कर दिया, कि आपको जब आप मैनेज करने बैठे हैं आपको खुद मसला होगा कि सारा कोड एक ही फाइल में, तो इसलिए हर चीज़ को सेपरेट रखना है यहाँ पे। सही है भाई, अच्छा सवाल था भाई बहुत। मैं यहाँ पे भी भाई अच्छा एक काम करता हूँ भाई, बार बार लिख नहीं रहा मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे एक ही काम करना है। यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ इसको। अच्छा मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया यहाँ से भाई, एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब भाई कोई ये ना पूछे मुझसे कि सर डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपकी अपनी प्रेफरेंस है, सिनेरियो के हिसाब से आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होगा। अगर एक ही एक्सपोर्ट करना है तो हाँ, तो एक्सपोर्ट एक ही डिफ़ॉल्ट करोगे। फिर अभी साइड बार है तो भाई इसका नाम मैं कर दूँ यहाँ पे चेंज, साइड बार, साइड बार, सही है। हाँ हाँ वो सब करते हैं, अभी सबर करो। बैनर में क्या आएगा भाई, आई एम बैनर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा यहाँ पे बैनर हेडिंग। ज़रा देखते रहे यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। ये हो जाएगा साइड बार, साइड बार, सही है भाई। 3 कंपोनेंट बन गए। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला किसी को? बहुत ईजी कंपोनेंट बनाना आपको आ गया। अब मसला है इनको मुझे करवाना है कॉल। अब देखिए कॉल कैसे करवा रहा हूँ मैं। ऐप के अंदर आपको पता है मैंने कॉल कराया हुआ है हेडर को। सर ऐप के अंदर इसको इंपोर्ट भी तो करवाना पड़ेगा ना सारी फाइलों को। हाँ हाँ, ऐप में जब कॉल कराऊंगा तब
अभी तो नहीं करवाना कॉल में, बस मुझे एक्सपोर्ट मैंने सबको करवा दूँगा, कहीं ना कहीं तो मुझे इंपोर्ट करवाना है ना इन लोगों को, मैंने इसलिए एक्सपोर्ट करवा दिया। अब इंपोर्ट जहाँ करवाना होगा इंपोर्ट वहाँ इंपोर्ट करवा दूंगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ नहीं करूँगी एक्सपोर्ट, यहाँ इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं हेडर के अंदर आके इनको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। सही है, तो भाई और कहाँ करना चाह रहा हूँ इंपोर्ट, मैं यहाँ बिल्कुल ये हेडर कंपोनेंट हो गया, हेडर कंपोनेंट के बाद करूँगा इंपोर्ट। तो कैसे होता है भाई इंपोर्ट, अच्छा दो कंपोनेंट है, बैनर और साइड बार है, पहले मैं करता हूँ बैनर को। तो कैसे करोगे भाई, वही तरीका है इंपोर्ट। अच्छा डिफ़ॉल्ट किया हुआ एक्सपोर्ट तो किसी भी नेम से कर सकते हैं, लेकिन आपने बैनर से ही करना है। बैनर फ्रॉम ./बैनर, सही है। मैंने उठाया बैनर को, कॉल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई, ओपनिंग ब्रैकेट, कंपोनेंट का नाम, स्पेस और सेल्फ क्लोजिंग। चेक करते हैं भाई हुआ ही नहीं हुआ, हर चीज़ को चेक करना है यहाँ पे। हो चुका है, जूम में कम कर देता हूँ, सही है। आई एम हेडर कंपोनेंट, और इसको ज़रा 1 मिनट बंद करो, मेरा दिल चाह है ना मुझे यहाँ दिखाना है, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, सही है। हेडर का ये हेडर कंपोनेंट का कोड आ गया, और हेडर के नीचे इसका कोड आ गया, बैनर कोड आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई के बैनर के अंदर करवाऊँ या कहाँ करवाऊँ, बैनर के अंदर। अब यहाँ पे साइड बार करवाऊँ, सही है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इंपोर्ट साइड, देखिए एक फ़ायदा और होता है सेम नेम से लिखने का, मेरे पास पूरा बन के आ रहा है, ये पूरा बन के मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा पूरा इंपोर्ट हो जाएगा खुद ही। सेम नेम से इंपोर्ट करने का ये फ़ायदा होता है। उठाया मैंने साइड बैनर को यहाँ से, सॉरी साइड बार को, सही है। रिलोड करते हैं, साइड बार भी आ गया। तो रेंडरिंग में तो कोई मसला नहीं हुआ, या हुआ है, सब प्रॉपर विजुअल हो रहा है। अब मसला पता है क्या हुआ, ज़रा इंस्पेक्ट करें आप और ज़रा जाएं कोड स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ज़रा देखें रूट का डिव हो गया, ये एक डिव आया एक्स्ट्रा हेडर के लिए, इसका कोई काम है डिव का यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन लगाना पड़ा क्योंकि भाई JSX का मसला था, वो कह रहा है मुझे पैरेंट रिटर्न करूँगा मैं, तो इसलिए मैंने लगाया। ये हेडर कोड आ गया। अब यहाँ एक और डिव आ गया, ये बैनर की वजह से आया यहाँ पे, क्योंकि बैनर मैंने लगाया था पैरेंट देने के लिए। क्या इस डिव का कोई काम है यहाँ पे, नहीं है। यही सेम मसला यहाँ भी आ गया, इस डिव का कोई काम नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है मेरे पास, वैसे विजुअल तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बिला वजह अननेसेसरी डिव्स आ रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रक्चर मेरा बढ़ रहा है, बिला वजह ख़राब हो रहा है स्ट्रक्चर। और ये अभी तो मैंने 3 कंपोनेंट बनाए, अगर ये 300 कंपोनेंट्स हो गए तो देखिए कोड कितना बिला वजह यूजलेस, इतना जो अनयूज कोड आपका जा रहा होगा, और हो सकता है इससे कुछ और मसले भी क्रिएट हो जाए आगे जाके। तो ये मसला है नहीं है, मसला है भाई ये। तो भाई हल क्या है इसका, इसका हल ये है, एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी रिएक्ट से हम एक चीज़, रिएक्ट हमें एक चीज़ प्रोवाइड करता है, इसका नाम होता है फ्रैगमेंट। क्या नाम होता है उसका, फ्रैगमेंट। ये फ्रैगमेंट आपका ये मसला आपका हल कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, सबसे पहले मैं आता हूँ, ज़रा कहानी शुरू हो रही है यहाँ हेडर से। ये हेडर के अंदर आया भाई एक डिव यहाँ पे। अब कैसे करते हैं भाई, इसको तो रिएक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब बता दो रिएक्ट का काम क्या है। ये इंपोर्ट रिएक्ट हम इसलिए करते हैं, अब रिएक्ट के अंदर जो चीज़ें मैं उठाना चाह रहा होता हूँ फंक्शनैलिटी, वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। फ्रैगमेंट आपको रिएक्ट प्रोवाइड करता है, फ्रैगमेंट आपको भाई फ्रैगमेंट जो है ना वो रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं इसको इंपोर्ट कहाँ से करूँगा, रिएक्ट से करूँगा। अब मैंने उठाया हुआ ये रिएक्ट से, ऑलरेडी रिएक्ट नाम का कुछ एक वर्ड उठाया हुआ है मैंने। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डिव है ना, मैं डिव के बजाय इस डिव को यहाँ से हटाता हूँ पूरा, यहाँ पे एक कंपोनेंट लिखता हूँ जो रिएक्ट है ना, यहाँ पे इसी रिएक्ट को उठाऊंगा, रिएक्ट यहाँ लगाऊंगा डॉट, और अब यहाँ पे कैपिटल में फ्रैगमेंट। सही है। इसको मल्टीपल तरीके हैं, मैं भी आपको एक तरीका बता रहा हूँ, और भी इससे भी ज़्यादा आसान तरीके हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग भी आ गया इसका। ये क्लोजिंग कहाँ लगाऊंगा, कट करूँगा और बैनर के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। सही है। अब यही सारी चीज़ों में क्या करता हूँ, हर जगह लिख देता हूँ जाके, सिर्फ इसको यहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी। अब क्या भाई बैनर है, बैनर में आ जाओ, इस डिफ को यहाँ से पकड़ो, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइड बार में आ जाओ, यहाँ लिख दो। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। सही है, लिखते हैं मैंने सारी जगहों पे। अब ज़रा पहुँचते हैं वहीं पे, इसके स्ट्रक्चर पे। रिलोड करता हूँ एक मैं। अब देखिए रूट का डिव आया, क्या कोई और डिव आया एक्स्ट्रा, हेडर का पूरा कोड रेंडर हो गया यहाँ पे।
फिर बैनर के लिए कोई और डिव आया क्या? नहीं। साइड बार के लिए भी नहीं आया कोई। देखिए अब कोई अननेसेसरी मेरे पास डिव नहीं आया हुआ यहाँ पे। कोड क्लीन हो गया मेरा। ये काम होता है फ्रैगमेंट का। अभी तो हम लोग ये छोटी मोटी हेडिंग्स लिखते हैं, लेकिन अगर हमने पूरी वेबसाइट बनानी होगी तो नेटवर्क के लिए अलग फाइल बनाएंगे और उसके देखें ये आपके अपने ऊपर होता है। अब आप जिसको चाह रहे हैं सेपरेट करना, आप चाह रहे हैं यार मैं इसको अच्छा नॉर्मली सेपरेट करते ही क्यों हैं? एक सवाल तो पहले ये आता है सीक्वेंस कैसे करेंगे फिर हम इसको? किस सीक्वेंस किस सेंस में कह रहे हो? मतलब अगर जैसे नेटवर्क बनाई फिर वो पेज बनाया ऐसे। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ये सिंपल कंपोनेंट है। सीक्वेंस जब मैटर करती है रेंडरिंग के टाइम पे मैटर करती है सीक्वेंस, कि आप पहले जिसको रेंडर करवा दोगे वो पहले दिखेगा, उसके बाद जिसको करवाओगे वो उसको बाद में दिखेगा। बनाने की सीक्वेंस नहीं है कोई, रेंडर करवाने की सीक्वेंस है। सही है। अच्छा एक आपके सवाल से एक बात एक और बता दूं मैं कि भाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कंपोनेंट बनाए किसको। अब मैं अगर एक नैव बार बना रहा हूँ तो नैव बार के अंदर अब इसमें मल्टीपल लोगों की मल्टीपल सोच है। कोई बोलेगा सर कि पूरे नैव बार को एक कंपोनेंट बनाइए उसमें सारा काम कर लें। अगर मेरे नैव बार के अंदर क्या एक लोगो है, एक बीच में नैव लिंक चल रहे हैं, ULLI में जो बनाते हैं हम नेविगेशन को कहते हैं, सही है, एक ये चल रहा है। अब एक दूसरा बंदा है उसने बोला कि सर मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं नैव बार को एक कंपोनेंट बनाऊँ अलग, मैं लोगों को एक अलग कंपोनेंट बनाऊँ, उसको फिर उठा के नैव बार में रेंडर करवा दूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना इसको दिमाग में जूम करें ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। भाई नैव बार एक कंपोनेंट हो गया। नहीं भाई क्लियर नहीं है ना। भाई आप लोग की शक्लें बता देती हैं कि क्लियर है नहीं है, तो मैं इसलिए पेंट पे आ गया। अब देखिए सुने भाई, हर किसी की अपनी डिफरेंट थिंकिंग है, सोचने की सलाहियत अपनी अपनी है, ठीक है। सबसे पहले भाई एक बंदा आया, उसने बोला भाई मुझे नैव बार बनाना है। उसने क्या बोला, उसको बोलेगा भाई नैव बार का एक कंपोनेंट बनाओ और पूरा नैव बार उसी में रख दो, पूरे नैव बार का कोड उसी के अंदर रख दो। भाई यहाँ देख लो, सही है। अच्छा नैव बार बनाना है मुझे। अब यहाँ पे आ रही है मल्टीपल सोचें। एक सोच आई, यानी एक बंदा आया, उसने बोला भाई मैं नैव बार का एक कंपोनेंट बनाऊँ, ठीक है, और उसी के अंदर सारा कोड कर दूँ जैसे HTML में करते हैं हम, उसी में ULLI बनाऊँ, उसी में लोगो बनाऊँ। मैं नैव बार में क्या है, एक साइड में लोगो है और एक यहाँ पे, चलो मैं यार बना देता हूँ। तो माशाल्लाह पेंट मैंने बचपन में यूज़ किया था, उसके बाद से अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये एक नैव बार है, सही है। इस नैव बार के अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, यहाँ पे कोई मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे आपके पास एक ये नेविगेशन आ गई। अच्छा चलिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, कोई जैसे दराज या OLX वगैरह की कोई इस तरह की चीज़ है। अभी आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, एक वो फॉर मतलब कोई OLX टाइप की कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे कोई आइटम ऐड टू कार्ट करते हो, यहाँ पे एक बास्केट आ रही होती है, ठीक है। तीन चीज़ें मेरे नैव बार में है, सही है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप किस तरह कोड को मैनेज करते हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बंदा आया, उसने बोला भाई ये नैव बार बनाना है, मैं क्या करूँगा एक कंपोनेंट बनाऊंगा नैव बार का, और उसी के अंदर ये भी HTML में सिंपल रखूँगा, HTML में कोड कर दूंगा, इसको भी HTML में कोड कर दूंगा, इसको भी HTML में कोड कर दूंगा, यानी कि एक ही कंपोनेंट है, सारी चीज़ उसी के अंदर आ गई नैव बार में, उसी को उठा के रेंडर करवा दिया मैंने यहाँ पे। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। दूसरा बंदा आया, उसने बोला सर मैं नैव बार तो एक कंपोनेंट बनाऊँगा, लेकिन उसके अंदर जो लोगो वाली हेडिंग है ना, मैं लोगो को सेपरेट कंपोनेंट बनाऊँगा, ठीक है, और इसका लोगो का जो भी कोड होगा वो कर दिया उसके अंदर मैंने। फिर उस लोगो के कंपोनेंट को उठा के नैव बार के अंदर रेंडर करवा दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ बाई कंपोनेंट्स। एक ये दूसरी अप्रोच हो गई, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तीसरा बंदा आया, उसने बोला सर नैव बार एक तो अलग कंपोनेंट होगा, मैं ये तीन भी डिफरेंट कंपोनेंट बनाऊंगा अलग अलग, और उन तीनों को उठा करके नैव बार में रेंडर करवा दूंगा। एक ये अप्रोच है, ये भी बिल्कुल सही है। अब अच्छी बुरी का फैसला कब होता है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई हम कंपोनेंट बना क्यों रहे हैं। कंपोनेंट बनाने का जो मकसद है ना रिएक्ट के अंदर, वो होता है रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूज, आप कोड लिखने से बचो। फॉर एग्जांपल जो लोगों की हेडिंग है, ठीक है, अगर मैं इसको चलो इसको लोगो छोड़ दें, लोगो तो कभी चेंज नहीं होता, एक दफ़ा बन गया तो वो बन जाता है। ये नेविगेशन है यहाँ पे। अब मैंने इसको बना, मुझे पता है यार अभी ना नेविगेशन मेरी पेज पे चल रही है होम अबाउट कॉन्टैक्ट, बाद में ना हो सकता है चेंज हो जाए, कोई नया पेज ऐड हो जाए तो नेविगेशन चेंज हो जाएगी, और यही नेविगेशन मुझे मल्टीपल जगहों पे दिखानी है। आपको पता है हेडर हर पेज पे रहता है, तो आप क्या करोगे, इसको आपने बना दिया कंपोनेंट,
क्यों? अब आपने अगर कहीं और बनानी है ना नेविगेशन, तो आपको पूरा HTML नहीं लिखनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिंपल इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करोगे वहाँ पे और कॉल कर दोगे, बस कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। तो कंपोनेंट्स हम बनाते इस सेंस को रखते हैं, इस सोच को रखते हैं कि भाई कोड रीयूज रहे। मुझे एक दफ़ा लिखूँ, राइट वंस डू मोर, एक दफ़ा लिखूँ कोड और बार बार से उसको मैं कॉल करूँ बस। अब मैंने आपको बताया तीनों अप्रोच सही है यहाँ पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने आपको ख्याल में कि यार अगर इसको सेपरेट रखना बेहतर है तो सेपरेट रख दो, वरना इसी में रख दो। सेपरेट का फ़ायदा ये होता है कि कोड रीयूज़ कर सकते हो आप बात बात, जितनी दफ़ा आप कोड यूज़ करना चाह रहे हो आप कर सकते हो कंपोनेंट को कॉल कर करके। समझ में आ गई? पीछे आप वाले समझ में आ गया आपको? सर जितनी ज़्यादा फाइलें बनाएंगे तो वेबसाइट को उतना लोड नहीं होता, फर्क पड़ता नहीं होता। आप 1000 फाइल बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा पड़ता है लेकिन वो बहुत ही माइनर का फ़र्क होता है, वो इतना नेग्लिजिबल होता है वो। ठीक है, रिएक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो स्टार्ट हुई है रिएक्ट, आगे के देखना कितनी इंटरेस्टिंग होगी। फ्रैगमेंट का दूसरा तरीका कौन सा? अब बता रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा, अभी क्लास में बहुत टाइम है, 8:30 हो रहे हैं, तो आधे घंटे तक मैं इधर ही हूँ, तो बता रहा हूँ सब चीज़ें। भाई इसको तो खोल दो, हाँ हाँ खोल दो, मैं सीख लूँगा भाई थोड़ा सा, अपने चक्कर में सबको बेहोश करवा दोगे यहाँ पे। खोल दो भाई पंखा। अच्छा भाई ये हो गया एक तरीका। अब ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है देखने में मुझे, ऐसी है तो भाई एक तो मैंने ऐसे डॉट करके इंपोर्ट किया। अच्छा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके उठा रहा हूँ मैं डॉट से। अगर मैं आपसे पूछूँ, आपके देखते हैं जावास्क्रिप्ट कितनी अच्छी है आपकी, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कर रहा हूँ, तो ये रिएक्ट असल में क्या होगा आपके ख्याल में? ऑब्जेक्ट होगा भाई, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम डॉट नोटेशन से चीज़ें कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट से। और इसका मतलब जो रिएक्ट मैंने उठाया ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऐसी है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं यस सर भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करने के बजाय मैं यहाँ कॉमा डालूँ, कॉमा मतलब मैं एक नई चीज़ उठाने जा रहा हूँ, जितनी चीज़ें उठाओगे कॉमा डाल के सेपरेट करते रहोगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट लगाऊँ ये ब्रैकेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ ये मैं, और मैं यहाँ से फ्रैगमेंट को डायरेक्ट उठा लूँगा। भाई मैं रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखूँ या फ्रैगमेंट को डीस्ट्रक्चर कर लूँ रिएक्ट से, एक ही बात है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको ऊपर, यही कोई बिल्कुल मसला नहीं करेगा, चलेगा आपका कोड। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा नहीं क्या होता है, पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। थोड़ा सा वो या जितना भी हो बताना नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें बताऊँ नहीं नहीं नहीं, रिव्यू भी कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले ही कहा था ये कि रिएक्ट के अंदर ना बहुत थोड़ी चीज़ें हैं पढ़ने की, इतना ज़्यादा नहीं है रिएक्ट में पढ़ने का, स्टार्टिंग क्लास है पढ़ने की बस, आगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे। तो आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत क्लास की होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर लेगा, एटलीस्ट रिएक्ट में आपको मसला नहीं होगा। और पता नहीं, मुझे उम्मीद तो है कि किसी ने भी नहीं करे होंगे वो, मुझे पूरी उम्मीद है। सर अभी पूछने फौरन जवाब देंगे, अभी पूछने फौरन जवाब देंगे सारी चीजें। सर एक चीज और बोल लेते, इसको कमेंट्स कर दिएगा, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट जो हमने लिखा था, रिकॉर्डिंग देख लेना, आप कमेंट नहीं कर रहा मैं, रिकॉर्डिंग ही कल परसों 2 दिन में जाके कल परसों देख लेना रात में आके भाई, भेज तो दी थी उस दिन, नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दी थी। सर नहीं भाई इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट डे कोई अगर जिम्मेदारी लेना चाहे ले ले भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपको जिम्मेदारी लेना चाहे अपलोड करने की आप ले ले, अपलोड करवा दें। हाँ आप ले लेना उसके अंदर, नहीं नहीं आप ही अपलोड कर देना, खुद ही चैनल बनाओ, खुद करो, कर दो। कल को व्यूज़ आ गए तो मैं फिर इसको मैं बोल दूंगा भाई, कॉपी स्ट्राइक कर दूंगा तुम्हें, भाई मेरा चैनल था। अच्छा जी, एक ये तरीका हो गया, थोड़ा आसान हो गया उससे, सेंटेक्स थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा। अब इससे भी आसान है भाई, आपको फ्रैगमेंट लिखने में आपकी जान निकल रही है, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, मुझसे फ्रैगमेंट लिखा नहीं जा रहा भाई, और आसान तरीका है इसका। क्या? आप कुछ भी नहीं लिखो, आप ना तो इसको यहाँ से इम्पोर्ट करो, आपके हाथों में दर्द हो रहा है लिखा नहीं जा रहा है, इसको आप इम्पोर्ट भी नहीं करो यहाँ से, आप क्या करो, ये एम्प्टी ब्रैकेट लगा दो बस। इसका मतलब भी क्या है? फ्रैगमेंट ही है। देखें मैं ये भी करूँगा ना, मेरा कोड चल जाएगा। और हम जो यूज़ करेंगे भाई, मेरे भी हाथों में दर्द होता है, मुझे भी लिखने का शौक नहीं है, तो मैं भी यही यूज़ करूँगा। लेकिन आपको बताने का देखें, हो सकता मुझे अगर ये मुझे करना यही यूज़ है, मैं चाहता आपको डायरेक्टली ये बता देता, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए सारी। हम यूज़ यही करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई ये इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन रिएक्ट इसको फ्रैगमेंट ही सपोज कर रहा है, सही है भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, हर जगह से आके इसको हटा देते हैं यहाँ से। भाई कमेंट करने से ना वो कोड अजीब सा लगेगा बड़ा,
सही है, तो ये आपका हो गया फ्रैगमेंट। ये टॉपिक वैसे आगे था डिटेल में, लेकिन अभी बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया, आगे जब आएगा तो फिर इसको हम स्किप कर लेंगे। नहीं नहीं, बस यही डिटेल है सारी जो बताई है मैंने, यही डिटेल थी आगे भी। अच्छा जी, अब हम जरा थोड़ा आगे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं। JSX देख लिया, कंपोनेंट देख लिया, अब है स्टाइलिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है रिएक्ट के अंदर वो है स्टाइलिंग का। अब मैं आपको बताता हूँ स्टाइलिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से नेट ऑफ हो गया है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ना बंद हो गई हो, चल रही है भाई। अच्छा भाई, स्टाइलिंग का मसला है यहाँ पे। अब स्टाइलिंग, अच्छा मुझे ये बताएं, चलो इसके अंदर CSS कितना आनी है बता रहा हूँ, वही स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि CSS कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी? एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। वेरी गुड। 3 तरीके की CSS होती हैं, इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल हो गई, इनलाइन हो गई। तो ये यहाँ पे आपके पास 2 तरीके की CSS लगती है, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनल नहीं लगाते हैं यहाँ पे हम, या तो इनलाइन लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल लगाते हैं। 2 ही तरीके से होती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब काम वैसे ही होता है यहाँ पे भी। एक्सटर्नल CSS में आप क्या करते हो, एक फाइल बनाते हो अलग से, वो इंपोर्ट करवाते हो, वो भी यहाँ पे भी ऐसे ही होता है वो काम। इनलाइन में क्या होता है, आप जिस के टैग को आप जो है वो स्टाइलिंग देना चाह रहे हो, तो आप उसके उस पर्टिकुलर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आके आप स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाते हो या एक पैरामीटर देते हो, फिर आप स्टाइलिंग कर रहे हो। तो ऐसी है, यहाँ भी ऐसे ही होता है भाई। स्टार्ट करते हैं ज़रा JSX के अंदर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये हेडिंग है, ये वाली हेडर हेडिंग, इसको स्टाइल करते हैं ज़रा भाई। मैं आया हेडर हेडिंग के अंदर, ये रहा H1 के अंदर। अब पहले मैं आपको बता रहा हूँ इनलाइन स्टाइलिंग, जो कि हमें समझ लें कि बहुत ही कोई रेयर केस ऐसा होगा कि हम इनलाइन स्टाइल करेंगे। इनलाइन स्टाइल करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत ही कोई रेयर केस ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे लगा देंगे इनलाइन स्टाइल। वैसे आपको कभी ये ज़रूरत पड़ेगी नहीं इनलाइन की, हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं यहाँ पे। और स्टाइलिंग का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला, वो भी आपको बताऊँगा क्या है। पहले ज़रा आपको दिखाऊँ इनलाइन स्टाइल लगती कैसे। अच्छा, स्टाइल का टैग लगाना पड़ता था वहाँ पे हमें, सॉरी टैग कह रहा हूँ, एक एट्रीब्यूट कह लो इसको आप, ओपनिंग टैग में। हाँ, यहाँ भी स्टाइल का लगाना पड़ता है हमें स्टाइल। जैसे ही स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आप लगाओगे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ जो स्टाइलिंग होती है ना वो होती है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। मतलब अगर मुझे एक हेडिंग को कलर देना है रेड, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या करता है, की वैल्यू लेता है आपसे, तो कलर को की दूंगा और रेड को उसकी वैल्यू दूंगा। कैसे मैंने बनाया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है। मुझे देना फॉर एग्जांपल इस हेडर हेडिंग को एक कलर देना रेड कलर का, ठीक है। तो मैं यहाँ आऊँगा, एक कलर इसकी की हो जाएगी, कोलन लगा देना ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ जावा स्क्रिप्ट है भाई, जावा स्क्रिप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वैल्यू हमेशा यहाँ पे आएगी स्ट्रिंग के अंदर। अब CSS के अंदर आप क्या करते थे, अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल मार्जिन देना है 10 या इस तरीके से, तो आप नंबर में दे देते, चल जाता था। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा जी, नंबर भी स्ट्रिंग में जाएगा। इन शॉर्ट ये वही कलर यहाँ पे दे दिया मैंने रेड। इस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग आप करते हो, इनलाइन स्टाइल आ गया रेड, सही है। अब और देने भाई, तो और जैसे ऑब्जेक्ट में अगर और प्रॉपर्टीज देनी क्या करते हो, कॉमा लगाते हो। यहाँ भी वही होगा, कॉमा लगाया मैंने, पूरा ऑब्जेक्ट चलेगा यहाँ पे। अब बैकग्राउंड, अच्छा एक और यहाँ पे चीज़ है, ये शायद मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताई थी। अब बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी हम CSS में कैसे लिखते थे, बैकग्राउंड डैश कलर। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैमिल केस में। जितने भी डैश मतलब कि जो 2 सेपरेटिंग यहाँ पे अगर वर्ड्स है ना, वो यहाँ पे कैमिल केस बन जाएंगे। ये मैंने शायद आपको जावास्क्रिप्ट में बताया था। बैकग्राउंड कलर इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर भाई इसको दे देते हैं हम यहाँ पे ब्लैक। पास्कल केस नहीं है, कैमिल है। पास्कल होता है कि आपकी पैरेलल लेटर कैपिटल होता है, पास्कल केस वो होता है। जैसे कंपाउंड बना रहे हैं हम, ये पास्कल केस है, सही है, ये कैमिल है। ओ भाई यहाँ देख लो तुम, उससे बाद में बातें कर लेना, सही है, क्लियर है। अब आपने जो स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे आप इस तरीके से दे दें, पैडिंग दे दें भाई इसको यहाँ पे। अच्छा आई थिंक यहाँ पे मेरे ख्याल में चल तो जाता है, हाँ चल जाता है। 10 पिक्सल अगर दूंगा तो मुझे इसको ऐसा देना पड़ेगा, सही है। अगर पिक्सल लगाऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा, अगर सिर्फ नंबर दूंगा तो तब भी चल जाएगा ऐसे, क्लियर है।
इनलाइन स्टाइल करना आ गया। स्टाइलिंग बस यहाँ ऐसे होती है। अब आते हैं ज़रा एक्सटर्नल स्टाइलिंग पे। आपको पता है एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, एक अलग फाइल बनती है, वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी किसी तरीके से और फिर काम होगा। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ भाई, अभी इनलाइन स्टाइल मैंने कर दिया, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से हटा दूँ या क्या करूँ? चलो लगे रहने दो, अभी इसको यहाँ पे लगे रहने देता है, बाकियों पे टेस्ट करवा दूंगा मैं आपको। अब हो क्या रहा है, ज़रा बाकी हेडिंग पे कौन सी है, एक बैनर हेडिंग है, एक साइड बार हेडिंग है। बैनर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ना इनको एक क्लास दे रहा हूँ। अब है यहाँ देखने वाली बात जो थोड़ी सी घुमाती है आपको, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। क्लास के लिए बोला क्लास नेम लगाते हैं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्लास दी माई हेडिंग। क्लास देने का वही तरीका जैसे नॉर्मल HTML में होता है। इसको मैंने क्लास दी माई हेडिंग बैनर को। ज़रा देखिएगा गौर से, ज़रा फोकस करिएगा यहाँ पे। यहाँ एक चीज़ बहुत घुमाती है आपको, और मैंने इसको भी वही क्लास दी तो मैं उसको दे रहा हूँ। एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हेडर का काम हो गया, इसको बंद करो, बाकी सारी फाइल्स क्लोज कर दो वरना कन्फ्यूजन होती रहेगी बहुत ज़्यादा। कॉपी किया मैंने, यहाँ आया और जल्दी से इसको बाद देखेंगे माई हेडिंग। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ CSS की। मैंने फाइल बनाई यहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल माई स्टाइल डॉट CSS। या बल्कि एक काम करते हैं, मैं बैनर के अंदर, साइड बार के अंदर नहीं, मुझे इस बैनर की हेडिंग का कलर चेंज करना है। सही है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ सिर्फ बैनर के लिए। कॉपी किया मैंने, बैनर, देखिएगा ज़रा गौर करिएगा यहाँ पे, अब बैनर डॉट CSS। सही है, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर ये सेम रख लो, हर चीज़ को आप सेम रखो ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। भाई मेरी हेडिंग क्या है, साइड बार को बंद कर देता हूँ मैं, बैनर पे आता हूँ, ये हेडिंग है मेरी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने कहा भाई ये हेडिंग है, वो इस जैसे नॉर्मल सेल्स कर दो वैसे ही करोगे। मैंने बोला भाई इसका जो कलर है ना वो क्या कर दो, एक्वा कर दो, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दो, ये कर दो, कुछ भी लगा देते हैं फिलहाल। करूँगा अभी, इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब आपको पता है भाई CSS की फाइल कहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना मुझे लगाने के लिए स्टाइलिंग, या नहीं करनी पड़ेगी? एक्सपोर्ट नहीं होगी, इंपोर्ट तो होगी ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट होने की ऐसा इसमें कुछ है नहीं। भाई मैं चाह रहा हूँ, मैं बैनर के अंदर लगाना चाह रहा हूँ ये, ठीक है, बैनर की हेडिंग के लिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लिखा भाई इम्पोर्ट, देखिएगा अभी होगा क्या, ./। अच्छा CSS की फाइल नॉर्मली यहाँ पे आती ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सेम डायरेक्टरी में बनी हुई है, तो आप डायरेक्टली उठा लें बैनर डॉट CSS। ये सिर्फ JSX वाली फाइल को उठाता है, इंटेलिजेंस उसकी देता है आपको, बाकी आप CSS वगैरह की नहीं देता, तो आप डायरेक्ट लिख लें। ठीक है भाई, ये फाइल मैंने कहाँ इंपोर्ट करी है, बैनर डॉट JSX के अंदर इंपोर्ट करी है फाइल मैंने। ठीक है, मैंने किया यहाँ पे सेव। हुआ क्या भाई, ये तो इस वाले साइड बार के अंदर भी आ गया। क्या मैंने साइड बार के अंदर ये फाइल उठाई है, जरा जाके देखो कहाँ की इंपोर्ट, इंपोर्ट ही नहीं करी मैंने। बस किया क्या है, क्लास ने मैंने सेम दे दिया, लेकिन मैंने फाइल इंपोर्ट करी है यहाँ पे। नॉर्मल HTML में क्या होता था कि जिस पेज में, जिस फाइल में आप CSS की फाइल इंपोर्ट करते, यानी जहाँ पे आप कनेक्ट करते थे फाइल, सिर्फ वहीं पे स्टाइलिंग अप्लाई होती थी, भले क्लास सेम भी हो दूसरी जगहों पे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सबसे बड़ा मसला स्टाइलिंग का ये है, स्टाइलिंग यहाँ पे स्कोप नहीं है, मतलब स्टाइलिंग का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। आप फाइल चाहे इंपोर्ट करो या नहीं करो, अगर क्लास सेम हो गई तो अगर 10 कंपोनेंट के अंदर भी वो क्लास है, 10 के 10 कंपोनेंट पे स्टाइलिंग जाके रेप्लिकेट हो जाएगी। तो ये मसला है नहीं है भाई, बहुत बड़ा मसला है ये तो। अब यहाँ पे मैनेज करने के मल्टीपल रीज़न होते हैं, मल्टीपल वेज होती हैं। सबसे जो आसान तरीका जो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा वो क्या है कि आप क्लास नेम डिफरेंट रखो, हर किसी के क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट रखो। एक तो ये अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं, हम वो यूज़ कर लें। जैसे कि एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है स्टाइल कंपोनेंट के नाम से, लेकिन भाई लाइब्रेरीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लाइब्रेरीज़ का क्या है कि वो आप जब इंस्टॉल करोगे, ज़ाहिर लाइब्रेरीज़ भी लोड लेती हैं। अभी कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन बैठ जाए, क्योंकि लाइब्रेरी जब इंस्टॉल करते हो ना तो अपने साथ हज़ारों फाइल के पैकेजेस लेके आती है। बूटस्ट्रैप भी यूज़ होता है, टेलविंड सब यूज़ होता है, लेकिन हम देखें हर चीज़ को जब यूज़ करें उसकी जब नीड है।
अभी मुझे ऐसी कोई खास इस छोटे से काम के लिए मैं पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर सकता। जब मेरे पास एक आसान तरीका है कि मैं क्या करूँ, क्लास के नाम डिफरेंट कर दूँ, ठीक है, या अपना CSS का सेलेक्टर ही ऐसा बनाऊँ कि वो स्टाइलिंग पे लगे ही ना। फॉर एग्जाम्पल भले यहाँ पे माई हेडिंग का नाम सेम रख दिया मैंने, सही है, मैं क्या करूँ यहाँ पे इसको एक डिव दे देता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिव को एक क्लास दे देता हूँ साइड बार सेक्शन, सही है, क्लास सेम है अभी भी, लेकिन अब मैं CSS का सेलेक्टर ही ऐसा बनाऊंगा कि क्लास उस पर अप्लाई होगी नहीं। क्यों, मैं यहाँ पे के बोलूँगा कि भाई अब इसमें आपको CSS आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेलेक्टर बनाना आपको एटलीस्ट आता हो, मैं बोलूँगा कि साइड बार के अंदर जो माई हेडिंग है उसको ये स्टाइलिंग दे दो, अब वहाँ लगेगी नहीं क्योंकि भाई सेलेक्टर ही ऐसा बनाया है मैंने। तो नॉर्मली ये तरीका है डील करने का, ये ज़्यादा बेटर है कि आप सेलेक्टर बनाओ स्ट्रिक्ट, पेरेंट से उठा के सबको कॉल करो, उसका पेरेंट दो पहले, फिर उसके अंदर नेस्टिंग करके पकड़ो जिसको आप स्टाइल देना चाह रहे हो। तो भाई आज हमने ये देख लिया कि किस तरीके से कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, और स्टाइलिंग किस तरीके से वर्क कर रही होती है। किसी का अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं इनमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। ऑल क्लियर है, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, कोई भी सवाल तो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, लेकिन जो चीज़ें आज पढ़ी हैं ये क्लियर करके जानी है, क्योंकि अब ये रिपीट नहीं होंगी दोबारा, रिकॉर्डिंग में आपको देखने को नसीब होंगी। ये स्टार्टिंग जो क्लासेस है ना, ये आपके समझे बेस बन रही है, ये अभी बताऊंगा बस, नेक्स्ट अगली आने वाली क्लासों में हम इसको यूज़ कर रहे होंगे बस, तो अभी क्लियर करनी है। कोई अगर मसला है तो भाई पूछ लो, दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भाई क्लियर है सबको, भाई आपको जी यही समझ लें एक तरीके से, सब रिएक्ट पे अप्लाई होगा। जितनी चीज़ें अभी तक आप पढ़ के आ चुके हो वो सारी की सारी रिएक्ट पे अप्लाई होंगी। पूछो। कंपोनेंट का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर वो फोल्डर बना के CSS की फाइल उसमें रखी। मर्जी है आपकी, मैं आपसे कह रहा हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कर कंपोनेंट का अलग फोल्डर बना लो, ये भी लोग करते हैं। CSS की फाइल का नाम जो है वो भी केबी केस में होगा। भाई अच्छी अप्रोच ये होती है, अगर मेरा एक कंपोनेंट है बैनर, मैं अगर बैनर, अच्छा एक सवाल और हो सकता है यहाँ पे, नॉर्मली क्या मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह करते थे, वरना पहले जब नॉर्मली HTML या जावास्क्रिप्ट पे लोगों की वेबसाइट बनती है, भले आपकी 5 HTML की फाइल बनी हुई है, एक ही फाइल बनी थी CSS की style.css, सारा का सारा कोड उसी में होता था। यहाँ पे ये हरकत नहीं कर सकते हम, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं है। यहाँ क्या है, कंपोनेंट अप्रोच है, तो हर कंपोनेंट की अपनी CSS की फाइल बनाए, ताकि देखें रिएक्ट जो है ना इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप कोशिश आप ये रखें, एक तो वैसे बड़ी कॉम्प्लेक्स है ये, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उतना रखें। अब क्या है, अगर मैं एक ही फाइल बना दूँ, मैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 कंपोनेंट है, 10 कंपोनेंट की CSS मैंने सारी एक ही फाइल में रख दी। अब अगर मुझे चेक करना है ना कि भाई ये कंपोनेंट की CSS किस लाइन पे पड़ी हुई, तो मुझे पूरी CSS की फाइल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा बैठ के। जबकि अगर मुझे यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी CSS की फाइल सेपरेट होगी, मैं और दूसरी बात, जिस कंपोनेंट की CSS फाइल है उसके ही नाम से बनाए। अगर बैनर की CSS रखना चाह रहे हैं आप तो आप बनाए banner.css, ताकि आपके सामने हर चीज़ विजिबल हो, आपको कहीं भागने की जरूरत ही ना पड़े। आपको पता है भाई बैनर की CSS देखनी है, भाई ये इसी फाइल में हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। सिंपल रखें चीज़ों को, जितना सिंपल रख सकते हैं। और कोई सवाल? क्लियर है भाई सबको? क्लास ऑफ करें फिर? ठीक है भाई, जा सकते हैं आप लोग।